हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको लेवल फोर्थ में यूनिट नंबर फर्स्ट में अपन फर्स्ट और सेकंड लेसन अपन ने पढ़ लिया था, है ना। सेकंड लेसन का मतलब अपन ने पढ़ा था शरीर जरण, मतलब आयु वृद्धि के साथ साथ कैसे अपनी बॉडी में चेंजेस आता है, उसके बारे में अपन कल पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे सेशन थर्ड, जिसमें आयुर्वेद एवं स्वीडिश मसाज। ये चैप्टर थोड़ी काफ़ी लंबा है, तो अपन आज सामान्य जानकारी जान लेते हैं और फिर इसके कल का जो पार्ट होगा उस पार्ट में मैं आपको स्टेप्स बता दूंगी कि किस स्टेप में कैसे स्टेप होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, है ना। आज मैं इसके बारे में सामान्य जानकारी आपको बता देती हूँ। आयुर्वेद मसाज, स्वीडिश मसाज और संवेदनशीलता यानी रिफ्लेक्सोलॉजी की आयुर्वेदिक तकनीक, ये आपके पेज नंबर 25 से लेके और 39 या 46 तक के लेसन है। तो आज अपन आयुर्वेदिक तकनीक पढ़ते हैं। आयुर्वेद कैसे बना। आयुर्वेद शब्द की उत्पत्ति आयुष और वेद दो शब्दों से मिलकर बना है। आयुष का अर्थ है जीवन और वेद का अर्थ है ज्ञान या विज्ञान। आयुष का अर्थ तो होता है जीवन और वेद का अर्थ हो ज्ञान और विज्ञान। अपने जीवन का ज्ञान और विज्ञान कि अपना जीवन कैसा है उसके बारे में सब कुछ जानना। इसलिए ये शब्द जीव विज्ञान का समानार्थी है, किंतु व्यावहारिक जीवन में इस शब्द का प्रयोग मानवीय औषधि के एक तंत्र के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ जीवन तथा दीर्घायु का विज्ञान। इसे भारत के औषधि विज्ञान की परंपरा तक पद्धति माना जाता है। ये उपचार की एक समग्र प्रणाली है जो रोग की दिशाओं को उपचार करके स्वस्थ जीवन शैली को आश्रय देती है। अब आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। आयुर्वेद का श्रेय हिंदू पुराणों में वर्णित देवताओं के वेद्य धन्वंतरी को दिया जाता है, जिसका ज्ञान हमें ब्रह्मा से उन्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला, ब्रह्मा से मिला। और इस प्रारंभिक संकल्पना अर्थवेद नामक वेदों के एक अंग स्थापित की, मतलब कि अर्थवेद था उसके वेदों के एक अंग, वेद का एक अंग है अर्थवेद। उसके द्वारा उसको ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मा को हुई और ब्रह्मा ने इसको धन्वंतरी को दी, है ना। फिर ये इस पद्धति के अनेक पहलू हैं जो स्वास्थ्य रक्षा के लिए अन्य उपागमों से इसे अलग करते हैं। ये वैयक्तिक लक्षणों पर ध्यान केंद्रित करने की उपेक्षा हमारे भीतर की तीन ऊर्जाओं की संस्थापना तथा उनके रख रखाव पर ध्यान केंद्रित करती है। ये वैयक्तिक लक्षणों पर ध्यान करने की अपेक्षा हमारे भीतर की तीन ऊर्जाओं को संस्थापना और उनके रख रखाव का ध्यान केंद्रित करती है। कौन? ये आयुर्वेद मसाज। फिर ये सभी व्यक्तियों की अद्वितीय भिन्नताओं को मान्यता देती है, अतः ये विभिन्न प्रकार के लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के आहार नियम संस्तुत करती है। यद्यपि दो व्यक्ति आपस में बाह्य लक्षणों के आधार पर एक समान प्रतीत होते हैं, लेकिन सभी के अंदर क्या होता है, उपचार की विधि अलग होती है, उसके सारे अंग भी अलग अलग करते हैं। फिर है तीसरा, आयुर्वेद तीन मौलिक सार्वभौमिक ऊर्जाओं का वर्णन करता है। कौन कौन से? जो सूक्ष्म में स्थूल दोनों स्तर पर सभी प्राकृतिक प्रक्रियाओं का नियमन करती है, अर्थात जो ऊर्जा विभिन्न गैलेक्सियों और ग्रह तंत्रों को प्रभावित करती है, मानव शारीरिकी को भी प्रभावित करती है। इन तीन सार्वभौमिक ऊर्जाओं को त्रिदोष कहा जाता है। अब आए कि आयुर्वेद के उद्देश्य, है ना। आयुर्वेद के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं, जो स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य को बनाए रखना, और दूसरा है जो रुग्ण है उनका उपचार करना। आयुर्वेद का मूल उद्देश्य क्या है कि जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ बनाए रखना कि वो बीमार नहीं हो, और जो बीमार है उसको ठीक करना। ये क्या आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है। फिर आयुर्वेद की परिभाषा, क्या आयुर्वेद की परिभाषा निम्न है। आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है। आयुर्वेद वह विज्ञान जो हमें बताता है कि जीवन की रक्षा कैसे की जाए। फिर नीचे आचार्य चरक है, जो 1000 ईसा पूर्व द्वारा आयुर्वेद की व्यापक परिभाषा दी गई है। आयुर्वेद वह विज्ञान है जिसका संबंध जीवन के चार प्रकारों, जीवन की समग्र एवं विशिष्ट वस्तुओं, जीवन की माप तथा स्वयं के जीवन से है। आयुर्वेद वह विज्ञान है, चरक के अनुसार क्या बताए, आयुर्वेद वह विज्ञान है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करता है और जीवन प्राप्त करता है। आयुर्वेद वह विज्ञान है जो जीवन के अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुओं, रोगों के निदान, रोगों के उपचार से संबंधित है। इस प्रकार आयुर्वेद विज्ञान जीवन के समग्र मार्ग, जिसमें न केवल शारीरिक और मानसिक बल्कि आध्यात्मिक, नैतिक और मानवीय पहलू शामिल है, बल्कि वैयक्तिक एवं वैश्विक स्वास्थ्य के पहलू भी शामिल है। की व्याख्या करता है। स्वास्थ्य की यह अखंड और वैश्विक संकल्पना विश्व को आयुर्वेद की देन है। फिर है तीन दोष। तीन दोष कौन से हैं? त्रि का अर्थ है तीन और दोष का अर्थ है शारीरिक ऊर्जाएं। तीन नौ तीन। त्रिदोष सजीव प्राणियों में प्रत्येक शारीरिक और मानसिक प्रक्रियाओं का नियमन करता है। इसकी प्रारंभिक क्रिया सजीव के गुणों और दशाओं का निर्धारण करती है। तीन दोषों को सामंजस्य, संतुलन एवं स्वास्थ्य प्रदान करता है, और असंतुलन जो इनमें से किसी भी वृद्धि और क्षय के कारण होता है, जो रोग के प्रति लक्षण प्रदर्शित होते हैं। इन तीन दोषों को वात, पित्त और कफ कहते हैं। तीन दोष कौन कौन से हैं? वात, पित्त और कफ। शरीर की प्रकृति को शारीरिक संगठन भी कहते हैं। प्राचीन ऋषियों ने पाया कि प्रत्येक व्यक्ति की संरचना तीन दोषों से बनी है। तीन, वात, पित्त और
कफ, है ना। इसके कारण है कि हमारी बाह्य संरचना, प्राथमिकताओं, विरक्ति, व्यावहारिक गतिविधियों और भावनात्मक प्रवृत्तियों में अंतर होता है। प्रकृति संस्कृत की दो मूल मुँहों से निःसृत है, जिसका अर्थ है प्रारंभिक सृजन। दूसरे शब्दों में इस शब्द का अर्थ सृजन में आना भी हो सकता है। फिर हमारी प्रकृति कैसे निर्धारित होती है, तो गर्भ धारण के समय माता और पिता के शरीर में दोषों की अवस्था सबसे प्रभावशाली कारक है। हम कैसे अपना जीवन स्टार्ट होता है, गर्भ धारण के समय माता पिता की मानसिक स्थिति और उनका परिवार, ये सारी हमारी प्रकृति पर निर्भर करता है। परिवार के आनुवंशिक लक्षण, गर्भावस्था के दौरान माता के आहार और दैनिक क्रियाकलाप, ये सारी चीज़ें हमारी प्रकृति पर निर्भर करती है। फिर है प्रकृति की ज्ञान के लाभ। प्रकृति का वैयक्तिक विश्लेषण अपने शरीर के प्रकार और इसकी आवश्यकताओं को समझने में सहायक होती है। फिर शरीर के प्रकार को जानना आपको उचित प्रकार के भोजन, कार्य, रंग, आदतों आदि के चयन में सहायक होता है, जो आपकी प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा। फिर व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन है, उसको संतुलित बनाए रखने में भी सहायक होगा। जीवन शैली की योजना बनाने में सहायक होगा। अपनी संतुलित आहार है, उसकी योजना बनाने में सहायक होगा। और उपचारात्मक मार्ग को अनुसरण करने के लिए शिक्षित करना होगा। इस सभी के लिए ये उपयोगी है। फिर है पंचकर्म। पंचकर्म क्या है? 5 है ना। पंचकर्म में 2 प्रमुख पद्धतियाँ हैं, शमन और शोधन। पंचकर्म आयुर्वेद में उपचार की 2 प्रमुख, एक तो शमन के द्वारा, एक शोधन के द्वारा। शरीर के भीतर के विषाक्त तत्वों को समाप्त करना और रोग का उपचार करना, वो क्या है? शमन, के अंदर ही अंदर उनको खत्म कर देना। फिर है शोधन, आरोग्य और पुनरुद्धार प्रक्रिया के माध्यम से शरीर के विषाक्त तत्वों को पूर्णतः समाप्त करना। पंच का अर्थ है 5 और कर्म का अर्थ है उपचार, जो उपचार के सिद्धांतों के द्वितीय नियम के अनुसार किया जाता है। पहला है वमन, जिसे अपन क्या बोलते हैं? उल्टी होना, है ना, वो क्या है? वमन। ये पंचकर्म थे, जिसमें पहला वमन। इसमें व्यक्ति की सुइयों की चिकित्सा को उनकी देखरेख में उल्टी के करवाई जाती है। इसकी व्यक्ति की स्थिति के अनुसार कम से कम 8-10 गिलास दूध, फलों का रस पिलाया जाता है, ताकि शरीर के विष तत्वों को उल्टी कराई जा सकते हैं। ये उपचार मोटापा, त्वचा रोग, मधुमेह, अस्थमा जैसे रोगों को कम करने में सहायक होता है। फिर है बस्ती, एनिमा। मूत्राशय का संस्कृत नाम है। प्राचीन समय में एनीमा देने के लिए बकरी और भैंस के मूत्र की थैली का प्रयोग किया जाता था। इस उपचार में एनीमिया के रूप में तेल और पानी दिया जाता था और अवरुद्ध मल निकालने में सहायक और आंतों की सफाई की जाती है। इससे संपूर्ण शरीर को आरोग्य एवं नवजीवन को प्राप्त किया। मतलब कि शरीर के अंदर जितने भी कीटाणु है, उसको फर्स्ट तो है उल्टी के द्वारा बाहर निकालना, और दूसरा है मल मूत्र के द्वारा उसको बाहर निकालना। ठीक है, ये मूत्र के द्वारा बाहर निकालना, और विरेचन है मल के द्वारा उसको बाहर निकालना। ठीक है। फिर है नश्य ग्रहण उपचार, नाक के द्वारा उनको बाहर निकालना। ठीक है। फिर रक्त मोक्षण, खून के द्वारा उसको बाहर निकालना। ठीक है, जैसे ये झोंक है, ठीक है, ये झोंक है, उसको ना शरीर पे चिपकाते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये जो शरीर में जितना भी खराब जो ब्लड होता है ना, वो सारा ये सारा उसको चूस लेती है, तो ये होता है रक्त मोक्षण। तो ये अपन ने 5 ही पढ़ लिया था। फिर है मोक्षण का अर्थ है निकालना, और रक्त का अर्थ है खून, तो रक्त मोक्षण मतलब कि उस खून को निकाल देना। ये अपन ने आज पढ़ा था आयुर्वेद के बारे में। अब है अभ्यंगम। अभ्यंगम आयुर्वेद में शरीर का एक लोकप्रिय मसाज है। अभ्यंगम शब्द का अर्थ है शुभ मसाज करना, मतलब खुद के द्वारा खुद की मसाज करना। अभ्यंगम का उपयोग उपचारात्मक ढंग से किया जाता है। रोग अथवा दशा के अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति शरीर का मसाज किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सक इसका निर्धारण कर सकता है कि मसाज के लिए कौन सा तेल उपयुक्त होता है। कि आयुर्वेद मसाज का जो डॉक्टर होता है ना, वो चिकित्सक अपन को बता सकता है कि ना कौन सा तेल इसके लिए बेस्ट रहता है ना। जिससे क्या होता है कि अपनी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, एक तो रेड रक्त कणिकाएं होती है और एक श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, उसको रुकाण उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। फिर आयुर्वेद में अभ्यंगम मसाज को बहुत महत्व दिया जाता है, और इस समाज में तेलों के उपयोग पर अत्यधिक बल दिया गया है। अभ्यंगम मसाज आदर्श रूप में किसी फिजिशियन और अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में किया जाना है। अभ्यंगम मसाज किसकी देखरेख में? किसी डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग ही अपन को करवानी चाहिए। फिर अभ्यंगम मसाज का एक उपचार है, जिसका उपयोग आयुर्वेद चिकित्सक अपने रोगियों की उपचार करने में करता है। इस मसाज में रोगी के शरीर पर तेल का लेप लिया गया जाता है, और इसके पश्चात तेल को शरीर में गहराई से प्रविष्ट कराने के लिए धीरे धीरे मालिश की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सक सलाह देते हैं कि व्यक्ति को अपने शरीर को संतुलित, स्वस्थ और केंद्रित रखने के लिए नित्य अभ्यंगम मसाज करवानी चाहिए। डॉक्टर क्या बोलता है आयुर्वेदिक वाला?
कि हमें डेली अपन को अभ्यंगम मसाज करवानी चाहिए। इससे क्या होता है, कभी कभी एक ही व्यक्ति को मसाज 2 चिकित्सक कर सकते हैं, है ना। इसमें ना पूरी हथेली से जड़ी बूटियों का जो ऑयल होता है, जड़ी बूटियों से मिला हुआ ऑयल होता है, उस ऑयल से मसाज की जाती है। जिससे क्या होता है कि सुबह सुबह मसाज की जाती है, जिससे मस्तिष्क शांत रहता है, उद्दीप्त रहता है ना। मतलब कि एक मेज पर ना व्यक्ति को विशेष प्रकार के कपड़ों से लिपटा दिया जाता है, हल्के गर्म करके उस तेल का लेप किया जाता है, फिर उसको थोड़ी देर के लिए लेटा दिया जाता है, जब तक कि वो पूरा तेल उसमें ऑब्जर्व नहीं हो जाए। जब ऑब्जर्व हो जाता है पूरा तेल, उसके बाद उसकी स्टेप बाय स्टेप मसाज की जाती है। तो ये होती है अभ्यंगम मसाज, है ना। इसमें क्या होता है, तेल भी हो सकता है और ये दूध का लेप भी किया जा सकता है। फिर होता है, मसाज हो जाने के बाद व्यक्ति को भाप युक्त स्नान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और तेल कबली प्रकार शरीर में रिस जाए। फिर उसके बाद ना स्टीम देते हैं पूरी बॉडी पे, जैसे कि अपन जैसे ऑयल मसाज करते हैं तो भी स्टीम देते हैं ना, कि ऑयल अपना अंदर ऑब्जर्व हो जाए, उसी प्रकार उसको भी स्टीम दी जाती है और कुछ समय बाद उसको स्नान करवाया जाता है। ठीक है। विभिन्न तेलों का ज्ञान। विभिन्न तेल कौन कौन से होते हैं। वात के लिए सर्वोत्तम तेलों के प्रकार कि ना, वात पित्त और कफ आयुर्वेद का मूल है। मस्तिष्क एवं शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। प्रत्येक 5 तत्वों, वायु, पंच तत्व कौन कौन से हैं, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जल, ये पांचों मिलकर पंच तत्व बनते हैं। ये पांचों ही मिलकर अपने शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अब वात के लिए सर्वोत्तम तेलों के प्रयोग कौन कौन से हैं। तिल के तेल को तेलों का राजा माना जाता है। तिल्ली का जो तेल होता है ये वात के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति उष्ण गर्म है। बादाम का तेल भी अपने उष्ण प्रभाव के कारण उत्तम है। शक्ति और सामर्थ्य में वृद्धि के लिए अश्वगंधा वाला तेल सर्वोत्तम होता है। अश्वगंधा का तेल, ठीक है, शक्ति और सामर्थ्य के लिए। फिर महानारायण तेल लगभग 20 आयुर्वेदिक औषधियों के मिश्रण से बनाया जाता है। परंपरागत रूप से जोड़ों, जो घुटनों में, इनमें जोड़ों का जो दर्द होता है, जो उसके लिए सहायता करता है। फिर भृंगराज तेल, ब्रह्मी तेल, स्वास्थ्य केश तेल, खोपड़ी की मसाज के लिए। ऑयल में कौन कौन से, भृंगराज का तेल, ब्रह्मी तेल और स्वास्थ्य तेल, ये शरीर के लिए, सिर के लिए आवश्यक होते हैं। तिल का तेल कानों पर लगाने के लिए उपयुक्त होता है। भृंगराज तेल, ब्रह्मी तेल विशेष रूप से पैरों की मसाज के लिए भी उपयुक्त होता है। फिर इससे क्या लाभ होता है, शरीर को कोमलता, शक्ति, रंग प्रदान करता है, जलन के प्रभाव को कम करता है ना। आयु वृद्धि जैसे वो लक्षण दिखते हैं ना, तो वो होता है जलन, तो उसको प्रभाव को कम करता है। नेत्र दृष्टि उत्तम होती है, शरीर का पोषण बढ़ता है, आयु में वृद्धि करता है, सीने की विधि में लाभदायक होता है, त्वचा के लिए लाभकारी होता है, शरीर की सहन क्षमता मजबूत होती है, अंगों की दृढ़ता प्रदान करता है, शरीर की धातुओं को संतुलित करता है, शरीर के अंगों को उद्दीप्त करता है, ब्लड सर्कुलेशन में वृद्धि होती है और वात पित्त को शांत करता है। ये क्या है, उस तेल से, है ना, तेल से होने वाले लाभ। अब मसाज न करवाएं। मसाज कब कब नहीं करवाना चाहिए, एक तो मासिक धर्म के दौरान, पीरियड टाइम होता है लेडीज़ में, उस टाइम अपन को मसाज नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। फिर गर्भावस्था के दौरान भी अपन को नहीं करानी चाहिए। थर्ड, अधिक सूजन हो रहा है या दर्द वाले स्थान पर, शरीर पे दाने होने पर भी मसाज नहीं करवानी चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अति संक्रमित या कटी-फटी त्वचा है तो भी अपन को नहीं करवानी। जब आम का प्रकोप अधिक हो, अत्यधिक शारीरिक कठिनाई हो, शरीर पर हो जाता है ना, आमन आता है, मतलब कि दर्द होता है ना, तब भी अपन को नहीं करवाने चाहिए। प्राय जीभ पर श्वेत परत आम के उच्च स्तर का उत्तक होती है। अगर जीभ के ऊपर है ना, से आम मन अपन कहते हैं ना, अपने शरीर पे पूरे पे आम आ जाता है, डॉक्टर सबसे पहले अपनी ना जीभ को चेक करता है कि आप जीभ निकालो, जीभ को देके वो चेक करता है। तो अगर उसके ऊपर ना वाइट कलर का अगर श्वेत परत दिखती है ना ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि शरीर में आम स्तर ज़्यादा है, ठीक है। किसी तीव्र बीमारी जैसे बुखार, कंप में फ्लो, तीव्र अपच के दौरान भी जीभ अपनी सफ़ेद दिखाई देती है। वमनकारी या उल्टी की औषधि लेने के तुरंत पश्चात भी, जब आप किसी चिकित्सा देखरेख में हो, जब तक आपका चिकित्सा अभ्यंगम करने के लिए न कहें, जब तक अपन को नहीं करें। तो ये आज अपन ने पढ़ा था अभ्यंगम मसाज के लिए, है ना, आयुर्वेद मसाज और अभ्यंगम मसाज। जिन परिस्थितियों में अभ्यंगम मसाज नहीं करनी चाहिए उन्हें सूचित किया। अभी अपन ने पढ़ा पीरियड टाइम में नहीं करना चाहिए, सूजन आ रही है तो नहीं करना चाहिए, कटी फटी चीज़ है तो नहीं करना चाहिए, है ना। फिर अभ्यंगम मसाज के क्या लाभ होते हैं, है ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शक्ति मिलती है, और आंखों की ज्योति बढ़ती है ना। फिर आयुर्वेद में मसाज के लिए प्रयुक्त कुछ तेलों के नाम, ब्रह्मीराज तेल है, भृंगराज तेल है ना। फिर मानव शरीर के दोषों के प्रकार लिखे। मानव शरीर में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ,
फिर रिक्त अभ्यंगम शब्द का अर्थ क्या होता है अपन ने पढ़ा था। अभ्यंगम किसमें वृद्धि करता है, अभ्यंगम मसाज का एक लक्ष्य क्या है, शरीर के अंतर्गत शरीर को क्या लेपित करना शामिल है, तेल करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। अब कल अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अभ्यंगम मसाज के बारे में पढ़ लिया था, कल अपन इसके स्टेप्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अपन ने आज पढ़ लिया था 27 पेज नंबर तक, ठीक है। 27 पेज तक आज पढ़ लिया, बाकी अपन कल पढ़ेंगे।